न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बिहार और नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। भारत पाक संघर्ष, पड़ोसियों के बीच टकराव नहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, बोले विदेश मंत्री जयशंकर। अयोध्या में सरयू महोत्सव का भव्य समापन। तो खबरें विस्तार से। बिहार और नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां कई दावे करने लगी, कभी जनता को लेकर तो कभी अपनी ही सीटों को लेकर। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है कि हमारी पार्टी बिहार की व्यवस्था बदल कर रहेगी, फिर चाहे वह सत्ता में रहकर बदले या फिर 5-6 साल तक संघर्ष करके बदले। प्रशांत किशोर ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कई दावे किए। उन्होंने कहा है कि जन सुराज या तो अर्श पर रहेगी या फर्श पर रहेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी की या तो इतनी कम सीटें आएंगी कि हम लोगों को 5-6 साल और संघर्ष करना पड़ेगा, या इतनी ज्यादा सीटें आएंगी कि हम लोग बिहार की व्यवस्था को बदलने में लग जाएंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि नवंबर में यानी चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार वैसा नहीं रहेगा जैसा है, क्योंकि नवंबर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री होगा। उसमें मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि जन सुराज या तो अर्श पर या फर्श पर, या तो हम लोग को इतनी कम सीट आएगी कि हम लोग को 5 वर्ष और संघर्ष करना पड़ेगा, या इतनी सीट आएगी कि हम लोग बिहार की व्यवस्था को बदलने के काम में लग जाएंगे। बिहार की व्यवस्था तो बदलनी हर हालत में, या सरकार में आएंगे उससे बदलेगी, अगर नहीं होगा तो 5 वर्ष समाज में संघर्ष करके बदलेंगे। बदलना तो है ही है। नवंबर के बाद बिहार वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी तक कहा है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, नया मुख्यमंत्री होगा। जो भी मुख्यमंत्री हो, बिहार की व्यवस्था नवंबर के बाद बिल्कुल बदलने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाक संघर्ष, पड़ोसियों के बीच टकराव नहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, बोले विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य टकराव केवल 2 पड़ोसी देशों के बीच का विवाद नहीं था, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई है, जो आने वाले समय में पश्चिमी देशों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। एक साक्षात्कार में जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादियों को शरण देता आया है। वहीं जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की आलोचना करते हुए कहा है कि इस संघर्ष को भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिशोध के रूप में प्रस्तुत करना गलत है। उन्होंने कहा कि यह केवल 2 देशों के बीच का मुद्दा नहीं है, यह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई है। जिस आतंकवाद ने भारत को लंबे समय से प्रभावित किया है, वही कल पश्चिमी देशों के दरवाजे पर दस्तक देगा। उन्होंने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की भी पुरजोर वकालत की। The EU-India strategic dialogue with her. I wanted to start by asking you, how does India kind of rank the relations with the EU on a global scale? What framework would you put around it? Well, I would give it pretty high priority, but I would also accept that in many ways we've been more focused on some individual European states. And it's really been maybe this decade that we've had a more comprehensive engagement with Europe, with Brussels, with, let us say, the Nordic countries, with the Mediterranean countries. So it's been this decade, the interest in Europe, the intensity of ties has grown. But right now, you catch us at a very important moment. We had the College of Commissioners, Of course. very soon after they came into office, visit India collectively. We know that's a very unusual and very positive step. And we are really looking at, deepening our ties. So the centerpiece is the FTA, Of course. which has been under negotiation for some time now. But everything that I heard, including this morning from Commissioner Shevchovich, was very positive. I think we're making very good progress. But beyond trade,
when we look at, we have a Trade and Technology Council with the EU. We discussed the objective of a defense and security partnership. We have our version of Global Gateway. Right. So how do we get Global Gateway and the Indian Development Assistance Program to match up? We discussed mobility and talent flows, education. So I would say really it's a relationship which is which is growing, and given the state of the world, certainly from the Indian perspective, I think its importance is growing, and that's the message I'm hearing from our European counterparts as well. I'm very keen to ask you about the state of the world, but just Could I a quick... take... Of course, it's yours, Sure. yeah. Just as a quick follow-up, I mean, your government and the college are on the clock. Prime Minister Modi and Commission President von der Leyen set a target of the trade deal by the end of the year. You're still on track to hit that? Shevkovich is a pretty busy man at the moment. So are we all, for reasons not always within our control. Sure. But sure. I think between end February, when the College of Commissioners was there, we are now in June. There's been a lot has been done, and everything that I heard on this trip gives me the confidence that it's within sight. Yes. That by the end of the year it is feasible to do this. Good news indeed. So, as you said, the world is in pretty fractured state. Okay. Whether or not you want to blame it on the new US president or not, it's a fact that things are changing. India has long had a very powerful non-aligned status. I mean, do you feel that that is now coming into its own? I was in Europe about 2 weeks ago, a different part of Europe, and a prominent European leader actually sharing with me their thinking. Yeah. Brought up this point. His point was that, India has, because of its political traditions and history and experience, we are conditioned to deal with situations and challenges, think it through for ourselves, and essentially make decisions based on what capabilities we have and what we are able to leverage from the world. And that's because, we have never been an alliance partner. So by the nature of our foreign policy structure, our strategic choices, we sort of have that mindset and approach. Now, obviously, Europe has a very different history. And so some of the predicaments that Europe faces today are experiences perhaps which for us are normal. I mean, that's the way we have grown up and built our foreign policy. I would say in this world that we now are, where, there is both in terms of looking, countries are much more narrowly focused on their interest. Not just narrowly focused, also have a much shorter timeline. It's a much more immediate interest that is driving decisions and calculations. And I would say, shall we say, the interests of others and of the larger environment is less of a factor. Interesting. So this kind of world which today there is, now I'm not saying everybody has that habit, but confronted with those prospects, we have the ability to deal with it. At the same time, we ourselves have, beliefs, values, solidarity. We do things for other countries. We do things for the world. We think it's a good thing to do all those things. Yeah. And we are equally comfortable dealing with other countries who have that bent of mind. So in that sense, I would say
a more differentiated world. Give me the situation when I look at the partner or the, what I'm confronted with, I will come up with that aspect of my sort of capability. So those who are more direct and transactional, be more direct and transactional with them. Those who have a longer view and a broader philosophical outlook of a better world, let that side of you flow as well. India's obviously got good relations with both the US and the EU. And we're just talking about how they're going to get even better. Does it then worry you, this divergence between the transatlantic partners at the moment? There's friction, there's disagreement, there could be a really big trade war if something doesn't happen in the next 4 weeks. Is that a risk or an opportunity for India? I think it's a reality. Look... Sorry, you think a transatlantic divergence is a reality? No, I think there are realities. Right. Sometimes, as I said, if you've grown up in an alliance culture, even a public difference looks much bigger if you're not used to differences and you're not used to it being aired very, very visibly and articulately. I'm not sure I would worry whether this would happen or that would happen. You take it as you get it, and you make the best of it. I mean, that's really what my business is all about. So we do see today that Europe has a distinct position on many issues. Those are not necessarily the positions shared today in the United States. So that's a reality. Now, as a country which is, we are objective about it. We value our relations with US as we do with the EU. We will deal with each one on terms which are best for both of us. Could you think of specific areas, though, where that divergence would pose a problem for India in a real practical sense? Not off the top of my head, because many of the arguments between Europe and US pertain to their own relationship. So if there is a debate about, let us say, defense budgets, Sure. Why would I wade into that? Sure. But you're saying if there is an area where it would then affect their foreign policy perhaps, or affect the way they see your part of the world, then that could be something where you'd have to respond. Sure. Trump has a much more, let's say, nuanced view of the war in Ukraine than his predecessor did. Okay, I'll take your word for it. Well, nuanced is the way that people have described India's position towards Russia in the last. That one is okay. So do you now feel vindicated that you were always right all along on Russia? No, look, let me walk back a bit. We have felt from the start that even if two countries, two neighbors have differences, even very deep differences, it cannot be settled by recourse to war. Okay. If war has started, you're not going to get, given the situation, you're not going to get a solution out of the battlefield. If you're not going to get a solution out of the battlefield, then the answer is to negotiate. And if you are going to negotiate, it makes sense to negotiate directly rather than through very convoluted signaling. Sure. So that's been our position. It wasn't necessarily widely accepted in 2022, but I think a lot of people have come around to that point of view right now. So to the extent the United States today, under President Trump, also is an advocate of the fact that there has to be a negotiated solution. I think there is a sort of a common ground there. But beyond that, I think
I mean, they would have their view. We are less involved. They are deeply involved in it. Sure. We are not. But as a accomplished diplomat, as a man whose bread and butter is negotiation, when you look at what's happening in that negotiation between Russia and Ukraine right now, do you think we're closer to peace than we were before? That's hard to say. You know, that's hard to say because, like any negotiation, I mean, you can argue that negotiation is better than no negotiation, but a negotiation does not by itself predicate that you will reach an early conclusion. Another country that is looking to exploit the current, exploit is a loaded word. Another country is looking to find opportunities in the current geopolitical dislocation is China. How does India sort of make sure that it's taking advantage but also keeping an eye on China? How much does China's actions play into yours? Look, you know, China, I mean, it's an obvious fact, but still I have to say it. China is an immediate neighbor. Yeah. Okay. It's a neighbor with whom also we have an unsettled boundary. So that's a big factor in our relations. We have a situation where China and India, who are who stand out because they're the only two countries with over 1 billion people, but also because they are two civilizational states in a way. They have, you see a kind of a parallel rise. You know, the Chinese started their modernization ahead of us because I think we had at that time governments perhaps who didn't do what they should have done in those early years. But be that as it may, you have a rise of China, you have a rise of India. Sure. Now each one is creating a certain new equilibrium between them and the world, the rising power in the world. And then a much more complex equilibrium between the two rising powers, who also happen to be neighbors and who sometimes have common neighbors as well. Yeah. So it is an incredibly complicated matrix. And there are different dimensions to it. There's the boundary dimension to it. There's the balances, if you would. There are economic issues, trade issues. There are, concerns. I mean, we are in a way different economic, social values, political models as well. Very much, yes. Yeah, yeah. So. I think when you look at this relationship, it's far more textured and complicated than it would appear at first sight, where people really think that you have this country and that country, and one will balance the other, one will sort of set off the other. Do you think? I mean, and what you've heard in the last 2 days here, do you think the Europeans are realistic enough about China, or still a bit naive in certain areas? Well, look, I would honestly would have said no, but I would caveat that answer. I think when I've been coming to Europe, I've come to Europe many years ago, sure, but pretty much continuously now for about 15 years. Okay. Europe 15 years ago, even 10 years ago, was in a very different place. So I would point to a certain evolution in Europe's position and stance. But I would also make the point it's a very differentiated picture. Not all of Europe is obviously moving on the same speed and on the same wavelength. So there are some which have a different view, some who are more hard-headed. I would make that distinction. Vis-a-vis China now? Yes, yes. I mean, it sounds like sort of where we were with Russia 15 years ago as well. Europe. Okay, you said it. I don't disagree. Yeah. Very good. You've also agreed to take a couple of questions from the audience. We'll take two at the same time. There are floating mics if someone could put their hand up. The quicker you can ask the question, the
That quotation has been thrown back at me. But I do want to say this, we are now in 2025, and I think there's been a big change where Europe is concerned in these 3 years. In a way, it answers the last question. And here's my point, which is, look, a large part of being on your own, or being part of a multipolar architecture. Yeah. One is to sort of realize your own capabilities and limitations and compulsions and relationships. So you're more self-reliant in a way. But the other part of it is also to try to put yourself in the shoes of the other party. It's not easy to do. Look, I know Russia is a big issue right now. Your last observation was when you asked me. So is that true of Russia as well? My honest answer to you is, I don't think I don't think many Europeans had a good sense of how the Russians felt about the relationship or about the direction of events. When people, say, "Oh, we didn't see that coming," you normally don't see that coming. I'm not justifying anything. Sure. Okay, I'm just saying that in international relations, if you have to be a good practitioner, if you have to do well even for your own country or for your own group of countries, it's smart to try to understand the thinking processes, the interests, the anxieties, the behavioral traits of other parties. And I certainly didn't see that, I would say, in respect of Russia also. So, in fact, often, the narrative you hear from Russia is so starkly different about, let us say, the evolution of Europe after 1992. Europe has one version, or much of Europe has one version. Russia has a very different version. The point, the quotation which was recalled was more like, okay, look, worry about the rest of us as well. I mean, we folks in Asia and Africa and Latin America, we're also taking a hit at that time, 2022, on energy, on food prices, on fertilizers. So spare some thought to us, and when you make your decisions, factor that in. That was the intent then. But the larger point I would make is, in a multipolar world, one is, of course, in a way, you're more selfish, but you also have to be more realistic and some ways smarter in trying to, it's more of a chess game. You've got to see many more moves ahead, which means you've got to be able to have the ability to read the minds of the other players as well. Mr. Minister, thank you so much for your time. Thank you. Thank you. That was really good. Thank you. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में सरयू महोत्सव का भव्य समापन, हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। यूपी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पावन नगरी अयोध्या में आयोजित सरयू महोत्सव का आज भव्य समापन हुआ है। यह विशेष कार्यक्रम 5 जून से प्रारंभ हुआ था और आज इसका समापन संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरयू महोत्सव कार्यक्रम आज समाप्त हो रहा। इसकी शुरुआत 5 तारीख को हुई थी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। आज पूरे अयोध्या से सभी संत महंत इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, कीर्तन, सांस्कृतिक और सरयू आरती जैसे आयोजन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। यह महोत्सव न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को भी सजीव रूप से प्रस्तुत किया। 13वां सरयू जन्म महोत्सव कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। 5 तारीख से प्रारंभ हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया है। आज पूरे अयोध्या के सभी पूज्य संत महंत इस कार्यक्रम में भाग लिए। इस कार्यक्रम के निमित्त पूरे आयोजन के समय पूज्य मिथिलेश नंदी शरण जी महाराज की कथा यहाँ संपन्न हुई है और सारगर्भित सरयू जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा सरकार के 1 साल पूरे विकास मेला के जरिए उपलब्धियों की प्रस्तुति।
भुवनेश्वर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए विकास मेला का आयोजन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार जनता से किए गए वादों को निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बीते 1 साल में राज्य सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक लागू किया है। मुख्यमंत्री मांझी ने यह भी बताया कि लखपति दीदी पहल के तहत ओडिशा पूरे देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई प्रभावशाली कदम उठाए। विकास मेला के माध्यम से राज्य सरकार अपनी नीतियों, योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों को जनता के सामने पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत कर रही है। ओडिशा में नया सरकार आने के बाद जो हमको दायित्व मिला था सरकार को एक गुड गवर्नेंस के नाते लाने के लिए और विकास करने के लिए, इसी आधार पर 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसी आधार पर हमारा जो विकास मेला नाम पर एक मेला हमने आज शुरू की है, वो 20 तारीख तक चलेगा। राज्य स्तर पर बाद में वो हर जिले में भी होगा। और 1 साल का हमने जो हमारा घोषणा पत्र में और मैनिफेस्टो में जो रखे थे, लोगों का जो आशा आकांक्षा था, जो प्रतिश्रुति हमने दिए थे, उसको पूरा करने के लिए हमने जो हमारा 21 बड़ा कार्यक्रम था, उसमें से आधा से ज्यादा कार्यक्रम को हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है। और उसके ऊपर भी हमने बहुत सारी सफलता और उपलब्धि हमको मिला है। जैसे लखपति दीदी में हमने आज भारतवर्ष में प्रथम स्थान हमको मिला है। टारगेट से 95% अचीवमेंट करना और वुमेन एम्पावरमेंट करना एक बहुत बड़ा कदम हमने 1 साल का अंदर उसको हम निभाए। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सुभद्रा योजना के अंतर्गत उनको आर्थिक सहायता देने के साथ साथ लाखपति दीदी बनाने में बहुत बड़ा सफलता मिले। इसी आधार पर हमने, जैसे मोदी जी बोल रहे थे कि समाज का 4 वर्गों और 4 जाति के लिए उनका विकास करना, उन्नति करना, इसे से गरीब, महिला, कृषक और युवक, उसी आधार पर हमने फोकस कर रहे हैं। इसमें से जैसे महिलाओं का जैसे हमने अभी बात रखे हैं, इसी आधार पर कृषक को, किसान को कैसे उनका आय में द्विगुणित करना, बहुगुणित करना, उनका जो नेचुरल विपर्यय में जैसे उनका लॉस हो रहा था उसको प्रॉफिट कराना। इसी आधार पर पैडी प्रोक्योरमेंट में हर क्विंटल में हमने जैसे 800 रुपया इनपुट असिस्टेंट एमएसपी के ऊपर हम जोड़ना है, अर्थात 1 क्विंटल में 3100 रुपया में धान को खरीदना। वो काम करते करते पीएम किसान में 6000, सीएम किसान में 4000, और किसानों को इन आर्थिक सहायता के नाते, और जो अनसीजनेबल जो रेन होता है, इसमें भी जो किसानों का बहुत ज्यादा खेती होता है, उसके आधार पर जो रिलीफ कोड था उसमें शामिल किया नहीं जा रहा था पहले सरकार समय में, लेकिन हमने उसको भी जोड़ दिया, छोड़ा नहीं। और कृषक समृद्धि योजना के नाते हर किसानों का कैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका कार्यक्रम में अच्छा डेवलप हो, कोल्ड स्टोर में प्रस्तुत हो जाओ, मंडी को आदर्श मंडी रूप में करना, कटनी छटनी बंद करना, और जो अर्थनैतिक फसल जैसे उनको उसी आधार पर उनको कन्वर्ट करना, जैसे डाली जाती है तोड़ा जाती है, उसको हम जोड़ना है। वेजिटेबल्स में अच्छा प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा, और आलू प्याज जिसका बहुत जरूरत है उसके ऊपर भी फोकस हम आज कर रहे हैं। और इसी आधार से हमने भी युवक को जोड़ने के लिए एक सरकारी जो वैकेंसी है उसको पूर्ण करना, हमारा प्रतिश्रुति मुताबिक हमने 28,000 इस साल में हमने नया युवक युवती को उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर अच्छा नियुक्ति मिला करते हुए हम उसको अपॉइंटमेंट भी दे चुके हैं। इसी आधार पर जैसे हमने नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी जैसा उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा का जैसे इंडस्ट्री वहां लाने के लिए जो कदम हमने उठाए, उसमें से भी हमने
इस 4 महीने का अंदर जो 17 लाख करोड़ का प्रस्ताव आया था कॉन्क्लेव में, और इसी आधार पर 13 लाख का एमओयू साइन हुआ था और 12,90,000 लोगों को, यूथ को जॉब देना, रोजगार कराना, वो भूमिका हमने आज निभा रहे हैं। इसी आधार पर लास्ट 4 महीने में हमने जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग किए, 1,78,000 इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका है और 1,10,000 लोगों को इसमें जॉब और रोजगार देना वो काम आज शुरू हो गया। पिछले 4 महीने में खोर्धा में, कलिंगनगर में, ढेंकानाल में और गंजाम जिला का छतरपुर में हमने जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग किए और इन्वेस्टरों को साथ में लेते हुए जो काम आप शुरू किए, निश्चित रूप से वो विकास मेला का एक बहुत बड़ा चित्र हम सामने रखे हैं। इसी आधार पर हमने 20 तारीख तक विकास मेला प्रचार प्रसार में रहेगा और सारी लोगों को हमने समझाएंगे और निश्चित रूप से अगले दिन में जैसे हमने समृद्ध ओडिशा बनाने में और विकसित करने में अर्थनैतिक दृष्टिकोण से हम कैसे आगे बढ़े और देश का सबके जो 5 राज्यों में अर्थनैतिक दृष्टि से जो बहुत बड़ा है उसी में से उड़ीसा आएगा और लास्ट 5 बड़ा शक्तिशाली इकोनॉमिक दृष्टिकोण से आगे आते हुए उड़ीसा एक स्वतंत्रता पाएगा। इसी आधार पर हमने आज शुरू किए और विकास मेला के नाते हम आज इसी अवसर पर, इसी पूर्ति अवसर पर हमने जो आज कदम उठा रहे हैं, निश्चित रूप से अगले दिन में उड़ीसा एक आर्थिक दृष्टिकोण से स्वतंत्रता उड़ीसा पाएगा और उड़ीसा समृद्ध उड़ीसा बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष शपथ समारोह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष केदार नाथ गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह था। वही समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह आयोजन सहकारी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस अवसर पर सहकारी क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने इस आयोजन को सफल और प्रेरणादायक बनाया। हमारा मानना है कि सहकारी बैंकिंग व्यवस्था गांव, गरीब और किसान के सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम है। श्री केदारनाथ गुप्ता जी के अनुभव और नेतृत्व से छत्तीसगढ़ की सहकारी व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र ने ऊंचाइयों को प्राप्त कर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर को किया कलंकित, पूतना से की तुलना। जाने सोनम को लेकर क्या बोले कैलाश विजयवर्गीय। एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम को लेकर कहा है कि उसने इंदौर को कलंकित कर दिया है। उन्होंने सोनम की तुलना पूतना राक्षसी से की है और बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने पर भी जोर दिया है। अपने संबोधन के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में इंदौर में घटित एक घटना का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया, जिसमें एक लड़की सोनम का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं से पूरे शहर की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा है कि मैं जब भोपाल और ग्वालियर गया तो लोग इंदौर की घटना के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि इस घटना का जिक्र न करें। ऐसी घटनाएं माता पिता को शर्मसार कर। बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बहुत अच्छी बात है, पर संस्कार भी देना। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। हमारे इंदौर को कलंकित कर दिया उस बेटी ने। हम कहीं भी जाते हैं, मैं कल भोपाल था, ग्वालियर था, लोग पूछने लग गए इंदौर की घटना। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम है। अरे आप इंदौर के जनप्रतिनिधि, मैंने कहा मेरे को बात नहीं करनी, बात करने में शर्म आती। यदि बच्चों में संस्कार हो तो कभी ऐसा काम नहीं। और इसलिए माताओं बहनों, एक रोटी कम खाना, पर बच्चों को संस्कार जरूर देना। शिक्षा दे दी और संस्कार नहीं दिए तो वो पशु बन जाता है, पाशविक जिंदगी जीता। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था और मुझे कनकेश्वरी देवी जी ने एक प्रवचन में भी कहा था कि कोई महिला हो और उस महिला में शर्म नहीं हो, उस महिला में ममता नहीं हो,
उस महिला के अंदर शर्म नहीं हो, ममता नहीं हो और प्यार नहीं हो, ऐसी महिला अगर हो और शरीर महिला का है तो वो महिला नहीं रहती, वो पूतना रहती, पूतना, जिसने भगवान कृष्ण को मारने की कोशिश की। क्योंकि उसमें कोई माँ किसी बच्चे को मार सकती है क्या? पूतना दूध में जहर लेकर गई थी, इसलिए कि उनमें ममता नहीं थी, करुणा नहीं थी, प्यार नहीं था। और इसलिए ऐसे बच्चे जिनमें ममता नहीं हो, करुणा नहीं हो, प्यार नहीं हो, वो दैत्य बन जाते। और इसलिए संस्कार देना बहुत ज़रूरी, मैं बार बार कहता हूँ। नशे से बचाना बहुत ज़रूरी है। जो उसके साथ लड़के पकड़ाए हैं वो रोज़ नशा करने वाले थे, नशा करते थे, नशे में कर दिया उन्होंने, अब वो भी पछता रहे। और इसलिए नशे से अपने बच्चों को बचाना, मेरे को इंदिरा गांधी नगर की बहुत शिकायत आई थी पहले। आप जरा थोड़ा सा माताओं बहनों इस प्रकार के कुछ हो, आप चांदू नेता को बताना कोई नशा बेचता हो तो हम सख्त कार्रवाई करें। बल्कि विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी कोई नशा बेचता हो तो आप हमको बताइएगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम नशे के बहुत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक जल्द दौड़ेगी ट्रेन, रेलवे की सीआरएस से मिली हरी झंडी। भारतीय रेलवे अपने रेल नेटवर्क को लगातार सुधारने में लगा है और इसका विस्तार भी कर रहा है। इस दिशा में रेलवे के लिए एक खास दिन रहा। इस दिशा में रेलवे के लिए कल खास दिन रहा, क्योंकि मिजोरम की राजधानी आइजोल भी रेल लिंक से जुड़ गई। रेलवे सुरक्षा आयोग ने मिजोरम में होटोकी से सेरांग तक रेलवे लाइन पर परिचालन को अधिकृत कर दिया। राजधानी आइजोल को पहली बार रेल से जोड़ने के लिए अहम अंतिम मंजूरी है। होटोकी सेरांग लाइन 51.38 किलोमीटर लंबे बैराबी सेरांग रेल प्रोजेक्ट का अंतिम चरण है। सफल ट्रायल को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि मिजोरम की राजधानी को भारत के हर दिल से जोड़ने जा रहा है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का लुबिनिंग डिवीजन की बैराबी सेरांग न्यू पीजी लाइन प्रोजेक्ट का सीआरएस स्पीड ट्रायल कराया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों। कारगिल दौरे पर कश्मीर ट्रैवल एजेंट्स सलाहकार नासिर असलम वानी बोले, पर्यटन विकास ही प्राथमिक हित है। कश्मीर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के 30 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल कारगिल के दौरे पर रवाना हुआ है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना और लद्दाख क्षेत्र के साथ सहयोग को मजबूत करना है। जम्मू कश्मीर के सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने इस अवसर पर कहा है कि लेह और लद्दाख के साथ हमारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे जब हम अपने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो कारगिल को भी उसी प्राथमिकता से देखते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि यह कदम केवल व्यवसायिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी उठाया गया। यह एक बड़ी बात है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सब में हमारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है। हमारी प्राथमिकता सिर्फ एक है और वह है क्षेत्र में पर्यटन का समग्र विकास। कितने की तो मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज बड़ी बात है कि एक हमारा जो आपसी रिश्ता है करगिल और लेह के साथ, पूरे लद्दाख रीजन के साथ, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। और जब हम अपनी फिक्र करते हैं टूरिज्म रिवाइव करने की, इन्होंने ये पहल की कि करगिल का टूरिज्म भी रिवाइव करें, ये बहुत बड़ी बात है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, हमेशा इनका इंटरेस्ट है कि टूरिज्म डेवलप में और पूरा रीजन में टूरिज्म डेवलप हो। उस लिहाज से इनकी ये पहल के हम सबको सराहना करनी चाहिए, इनको मुबारकबाद देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि करगिल वैसे ही हमारा कैपिटल रहा है एडवेंचर टूरिज्म के लिए, ट्रैकिंग के लिए बहुत ग्रुप्स आते थे। रूफ साहब ने अपने बचपन से बहुत ट्रैकिंग की, बड़े ग्रुप्स लिए हैं वहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ कि वो दोबारा आएँ। हम भी जब छोटे थे हम उनको देखने जाते थे, जो वो वहाँ से आते थे।
और उनका इक्विपमेंट भी उन दिनों बड़ा डिफरेंट होता था, हमारे पास यहाँ होता नहीं था. इट्स अ गुड प्लेस फॉर एवरी काइंड ऑफ ए टूरिस्ट, leisure tourism, pilgrim tourism, adventure tourism. We have everything to offer and we are the nearest destination. लोग अगर दिल्ली कैपिटल को सेंटर लें, वहाँ से जो आपको स्विट्जरलैंड जाने में मिलेगा वो सब आपको 1 घंटे की फ्लाइट में और आप कुछ घंटों की ट्रेन में यहाँ मिलेगा. So we are hopeful that more and more people will come and we have to give this message that we are all with you and it's a safe destination. कश्मीर के लिए भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे हैं रोज ही, जैसे आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब खुद टूरिज्म को देख रहे हैं. कोई ऐसा इवेंट नहीं है, कोई ऐसा प्रमोशन का काम नहीं है जिसमें वो खुद शामिल ना हो और खुद वो इनिशिएट करते हैं. जैसे पहलगाम में आपने देखा, गुलमर्ग में देखा, दिल्ली में परसों हुआ, कल भी यहाँ टाई का हुआ. हर जगह वो खुद कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ये पीस का इंडिकेटर नहीं है या एब्सेंस ऑफ पीस का इंडिकेटर नहीं है जिस तरह आप लोग हमारे सब साथी जो हैं इसको बनाना चाहते हैं. इट्स अ normal economic activity for us, like horticulture, like trading, like transport, like any other business activity. But you are only concerned about tourism figures. आप लोग कभी बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं. वो भी देखिए, यहाँ बहुत कुछ है. आपने यहाँ GST कलेक्शन के बारे में कभी बात नहीं की, वो भी एक बड़ा कंपोनेंट है. अगर वो काम नहीं होते तो GST जमा नहीं होती, लेकिन टूरिज्म के नंबर्स आपको दिन भर याद रहते हैं. तो कोशिश करिए इसको भी चलने दीजिए, इस नॉर्मल टूरिज्म एक्टिविटी. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. बीज, खाद और दवा के साथ खेल करने वालों की खैर नहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बयान. विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार किसानों के बीच जाकर उनसे बात कर रहे हैं. 15 दिवसीय इस अभियान की शुरुआत 29 मई को ओडिशा से हुई थी. अभियान के तहत शिवराज सिंह अब तक ओडिशा, जम्मू हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, MP, कर्नाटक और तेलंगाना के किसानों से संवाद कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली के किसानों से भी बात की. इसके बाद गुरुवार को गुजरात के किसानों से मिलेंगे. दिल्ली में किसानों से संवाद करते हुए कृषि मंत्री ने नकली कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है. उसमें कड़ी सजा का प्रावधान होगा. उन्होंने कहा है कि अभी तक नकली दवा मामले में जो लोग पकड़े जाते थे वो जुर्माना देकर छूट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. जो किसानों के साथ धोखा करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी. खेती और किसानी बिना देखे बिना जाए नहीं हो सकती. किसान खेतों पर मेहनत करता है, किसान खेतों पर उत्पादन करता है, तो किसानों की खेती कैसी है, फसल कैसी है, विशेषता क्या है और कठिनाइयां क्या है, ये सब देखना है तो किसानों के बीच में और खेतों के बीच में ही जाना पड़ेगा. कृषि मंत्री अगर केवल मंत्रालय में बैठा रहे तो वो स्थिति का सही आकलन नहीं कर सकता. इसलिए अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने चलाया हुआ है और हमारे सारे वैज्ञानिक पूरे देश में निकले हुए हैं 2170 टीमें और ऐसे ही किसानों के बीच जा रहे हैं और पूरी कुंडली लेके जा रहे हैं. टीजीपुर अगर गांव है तो यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, यहाँ की माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, कितना पोटास है, कितना नाइट्रोजन है, कितना जिंक है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है और उसके हिसाब से कौन सी फसल का कौन सी वैरायटी, कौन सा बीज ज्यादा उपयुक्त है. अब आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन आपके सामने हो रहा है. ये सैटेलाइट बेस्ड ड्रोन ये ऊपर से ही इमेज लेके ये पता कर लेगा कि यहाँ कौन से पोषक तत्व की कमी है या कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है. इससे देख के इमेज दूसरे से वो ही छिड़काव कर दिया जाएगा. मैं देख रहा हूं पूरे देश में जाके कि कई किसानों ने तो अद्भुत चमत्कार किया है. अभी हमने कुणाल को ही सुना यहाँ पे, तो सब्जियों से ही जो लाभ कमा रहे हैं उन्होंने बताया. अच्छे इनोवेशन भी किसानों ने कई किए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि किसानों की आय कई गुना बढ़ाई जा सकती है, बढ़ी भी है. और फिर जहां जरूरत है वैज्ञानिक किसानों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप ऐसी खेती करें और किसान भी अपने सवाल पूछ रहे हैं और किसानों से भी जानकारी मिल रही क्योंकि किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक, वो तो दिनों रात खेतों में ही बैठा है. तो वैज्ञानिक जो
को किसान जो चीज बता रहे हैं वैज्ञानिकों को, उसके आधार पर भी आईसीआर अब रिसर्च करेगा। और खेतीबाड़ी की योजना केवल दिल्ली में बैठ के नहीं बनेगी, खेत में किसानों से बात करके जो चीजें समझ में आती है उसके हिसाब से रिसर्च भी तय की जाएगी और योजनाएं भी उस हिसाब से और आगे बढ़े, इस बात का प्रयास करेंगे। मोदी जी के विजन के कारण ये संभव हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजादी के बाद भारत में पहली बार हो रहा मोदी सरकार के 11 साल पर बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश देख रहा है, ऐसी टेंशन देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार देखने को मिल रही है। पूरा ध्रुवीकरण है, यह सब समाज के हित में नहीं है। सभी धर्म जाति एक साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव जीतना एक बात है और लोकतंत्र को बचाना एक बात है। धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे के अंदर है। अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि राहुल गांधी जो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, उसके पीछे आप समझ सकते हैं कि क्या मंशा है। लोकतंत्र में विपक्ष का एक महत्व होता है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष क्या है? लोकतंत्र में बिना विपक्ष के पक्ष है ही नहीं। विपक्ष आवाज उठाता है जनता की, इस पर सत्ता पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, ऐसा टेंशन मुल्क के अंदर आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला। पूरा टेंशन, पूरा ध्रुवीकरण, उद्देश्य हित पे नहीं है, समाज के हित पे नहीं है, ये मेरा मानना है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्ग साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, धारवाड़ के स्कूलों में छुट्टी घोषित। भारतीय मौसम विभाग ने कर्नाटक के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले की डिप्टी कमिश्नर दिव्या प्रभु ने गुरुवार को सभी आंगनवाड़ी, प्राथमिक और उच्च स्कूलों, पीयू और डिग्री कॉलेजों के लिए एक दिन की छुट्टी घोषित की। एमडी ने कर्नाटक के लिए 7 दिनों की चेतावनी जारी की है, जिसमें 17 जून तक लगभग सभी जिलों में व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। धारवाड़ के हुबली इलाके में गुरुवार की सुबह मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जिले के कई हिस्से, खासकर हनाशी गांव में भारी जलभराव हो गया। मौसम विभाग के अनुसार 17 जून तक तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में व्यापक वर्षा होगी। इस बीच 14 जून तक दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के जिलों में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तरी कर्नाटक में कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निरंतर हवा के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में स्कॉर्पियो ने 3 पुलिस कर्मियों को मारी टक्कर, महिला सिपाही की मौत, कार पर लगा था बीजेपी का झंडा। बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 पुलिस कर्मियों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक दरोगा और एएसआई की हालत गंभीर है। घटना एसकेपुरी थाना क्षेत्र स्थिति अटल पथ पर हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई है और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब बुधवार रात पटना के एसकेपुरी थाने की पुलिस अटल पथ पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो चालक ने चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ा दी। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया है। पटना एएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर रात्रि में 10:30 से 12:30 की चेकिंग सभी जिले में पूरे जिले में लगाई गई थी। यहाँ पे अटल पथ पर भी एसकेपुरी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करके भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक बहुत तेज रफ्तार से कार ने आकर पीछे जो कार चेक हो रही थी उसको धक्का दिया और जो आगे कार जिसकी चेकिंग हो रही थी उससे फिर पुलिस वालों को लगा, जिसमें लोग घायल हैं। अभी निकटतम हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे इलाज चल रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जिस गाड़ी ने धक्का मारी थी उसके 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, ड्राइवर फरार हो गया है। आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल? 3 पुलिसकर्मी घायल, गंभीर चोट अभी जाके हम लोग देख।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भले ही एनआरसी में नाम हो, लेकिन असम की नीति विदेशियों को वापस भेजने की है सीएम हिमंत बिस्वा की दो टूक। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा राज्य में रह रहे विदेशियों पर सख्त एक्शन ले रहे हैं। मंगलवार रात को 19 और बुधवार को 9 विदेशियों को वापस भेजा गया। इसी बीच सीएम ने एनआरसी को लेकर कहा है कि यह किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने के लिए एकमात्र दस्तावेज नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने दरांग में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि कई लोगों ने अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करके एनआरसी में अपना नाम दर्ज कराया। इसीलिए हमने यह नीति अपनाई है कि अगर प्राधिकारी पूरी तरह से आश्वस्त है कि संबंधित व्यक्ति विदेशी है तो उसे वापस भेज देना जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि पूरे असम में पिछले महीने से कई लोगों की नागरिकता पर संदेह होने की वजह से उन्हें पकड़ा गया और उनमें से कई लोगों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। इनमें से कुछ लोग पड़ोसी देश की ओर से उन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार करने के बाद वापस लौटा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।